Hello friends, welcome to our channel। होम साइंस सब्जेक्ट का नेट के लिए हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो जून सन 2025 का है। ये पूरा प्रैक्टिस सेट सो फ्रेंड ये जून सन 2025 का है और गृह विज्ञान सेकंड पेपर जो 26 जून को हुआ था। क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग साथ साथ टिक लगाते रहिएगा क्वेश्चन पे अपने, इससे पता चल जाएगा कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। एक पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी व्यक्ति की शारीरिक श्रम करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं। पहला शोरगुल, दूसरा अभिप्रेरण, तीसरा पोषण स्तर, चौथा पहनावा और उपकरण, पांचवा प्रशिक्षण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा सही है? इसमें दूसरा वाला सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। किसी व्यक्ति की शारीरिक श्रम करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं। बी, अभिप्रेरण, किसी व्यक्ति की कार्य के प्रति मानसिक तैयारी और ऊर्जा को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से प्रेरित होता है तो वह थकावट के बावजूद लंबे समय तक और अधिक क्षमता से शारीरिक श्रम कर सकता है। पोषण स्तर, एक व्यक्ति का पोषण स्तर उसकी ऊर्जा, सहन शक्ति और मांसपेशियों की कार्यक्षमता को सीधा प्रभावित करता है। यदि पोषण संतुलित न हो तो शरीर जल्दी थकता है और श्रम की दक्षता घट जाती है। यह एक शारीरिक कारक है जो व्यक्तिगत रूप से भिन्न हो सकता है। प्रशिक्षण, व्यक्ति को यदि शारीरिक श्रम के लिए सही प्रशिक्षण मिला हो तो वह कार्यकुशलता के साथ कार्य कर सकता है और कम प्रयास में अधिक उत्पादन कर सकता है। इससे थकान की दर भी घटती है। यह एक सीखने योग्य व्यक्तिगत कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा बुने हुए वोवन वस्त्र से संबंधित विशेष विवरण नहीं है? ईपीआई, पीपीआई, थ्रेड काउंट, गॉज। गॉज, गेज बुने हुए वोवन वस्त्र से
संबंधित विशेष विवरण नहीं है। गेज शब्द मुख्यतः निटेड वस्त्रों में उपयोग होता है। यह दर्शाता है कि 1 इंच में कितनी सुइयां नीडल पर इंच होती हैं। यह कपड़े के बुनाई की बारीकी और घनत्व को दर्शाता है। NPI नीडल पर इंच। वोवन वस्त्रों में गेज का प्रयोग नहीं होता, इसलिए गेज बुने हुए वोवन वस्त्रों से संबंधित विशेष विवरण नहीं है, जबकि नीचे दिए गए तीनों विकल्प वोवन वस्त्रों से जुड़े तकनीकी विवरण हैं। EPI इंच पर इंच यह बताता है कि ताने वार्प में प्रति इंच कितने धागे हैं। यह बुने हुए वस्त्र का एक प्रमुख मापदंड है। PPI पिक्स पर इंच यह दर्शाता है कि भरनी वेफ्ट में प्रति इंच कितने धागे डाले गए हैं। यह भी बुने हुए कपड़े की बनावट को मापता है। धागा गणनांक थ्रेड काउंट यह EPI और PPI का उपयोग होता है योग होता है, कभी कभी जोड़कर कुल धागों की संख्या। यह कपड़े की बारीकी, घनत्व और गुणवत्ता को दर्शाता है। दी गई सूची में से खड्डी पर बुने हुए वोवन कपड़ों को पहचानिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करिए। डेनिम E डेनिम, B टेरिकॉट, C परकेल्स, डेमास्क क्रेप। तो इसमें से दूसरा सही है। ACDE डेनिम, परकल, दमास्क क्रेप। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। खड्डी पर बुने हुए कपड़े हैं वोवन। डेनिम एक मोटा साटिन या ट्विल बुनाई वाला कपड़ा होता है जो मुख्यतः सूती धागों से बनाया जाता है। यह विशेष रूप से बुनाई प्रक्रिया वोवन प्रोसेस द्वारा तैयार होता है और खड्डी पर बुना जाता है। यह जीन्स आदि में प्रयोग होता है। परकेल एक चिकना, महीन और कसकर बुना हुआ कपड़ा है जिसमें सादा बुनाई प्लेन वीव होती है। यह खड्डी पर तैयार होता है और विशेष रूप से चादरें व वस्त्रों से प्रयुक्त होता है। दमास्क एक जटिल बुना हुआ कपड़ा होता है जिसमें जैकार्ड बुनाई तकनीक का प्रयोग होता है। यह खड्डी पर डिजाइन के साथ बुना जाता है और दोनों ओर पैटर्न दिखाई देता है। क्रेप एक प्रकार का बुना हुआ कपड़ा है जिसमें धागों को विशेष रूप से मोड़कर बुनाई की जाती है ताकि सतह पर झुर्रियाँ या लहरदार रूप आए। यह भी खड्डी पर बुना जाता है, यद्यपि इसकी बनावट अन्य कपड़ों से भिन्न होती है। एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को प्रभाविकता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रदर्श, चलचित्र, काल्पनिक अनुभव, दृश्य प्रतीक चिन्ह, प्रदर्श। ऑप्शन में दूसरा वाला सही है।
डी बी ए बी सी डी ई, तो इसका सीक्वेंस में डी पहले आएगा। डी यानी दृश्य प्रतीक चिन्ह यानी विजुअल सिंबल्स आएंगे पहले। फिर आएगा चलचित्र मोशन पिक्चर्स उसके बाद ए प्रदर्श एग्जिबिट्स। फिर सी आएगा प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद सी काल्पनिक अनुभव कंट्रीव्ड एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक प्रभावी शिक्षण मॉडल है जिसे 1960 के दशक में विकसित किया गया था। यह मॉडल दर्शाता है कि अधिगम लर्निंग किस प्रकार विभिन्न अनुभवों पर आधारित होता है और इन अनुभवों को ठोस कंक्रीट से लेकर अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट तक एक निरंतरता में व्यवस्थित करता है। इस शंकु में सबसे नीचे चौड़े भाग में वे अनुभव आते हैं जो प्रत्यक्ष और भागीदारी वाले होते हैं, जैसे कि करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, प्रयोग, नाट्य रूपांतरण आदि। डेल के अनुसार ये सबसे प्रभावी अनुभव होते हैं क्योंकि वे संवेदी भागीदारी सेंसरी इंगेजमेंट और सक्रिय सहभागिता को बढ़ाते हैं। वही शीर्ष नुकीले भाग पर वे अनुभव आते हैं जो अमूर्त होते हैं, जैसे पढ़ना, सुनना या शब्दों के माध्यम से जानकारी ग्रहण करना। ये अपेक्षाकृत कम प्रभावी माने जाते हैं क्योंकि इनमें छात्र की भागीदारी सीमित होती है। एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार प्रश्नगत अधिगम अनुभव प्रभाविता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। पहला डी पहले आएगा दृश्य प्रतीक चिन्ह। दृश्य प्रतीक चिन्ह ये अनुभव सबसे कम प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे नक्शे, चार्ट, डायग्राम आदि। इनका प्रभाव सीमित होता है क्योंकि ये अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और संवेदी अनुभव कम देते हैं। बी मोशन पिक्चर चलचित्र ये ऑडियो विजुअल माध्यम है जो गतिशीलता व ध्वनि के साथ जानकारी प्रदान करते हैं। ये दृश्य श्रव्य अनुभव देते हैं, इसलिए प्रभाव अधिक होता है। प्रदर्श एग्जिबिट वास्तविक वस्तुओं को देखने का अवसर मिलता है, लेकिन छात्र इनसे केवल निरीक्षण करते हैं। इनमें क्रियात्मक सहभागिता नहीं होती। प्रदर्श डिमॉन्स्ट्रेशन शिक्षक या विशेषज्ञ द्वारा प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से करके सिखाया जाता है, जिससे समझ गहरी होती है। छात्र पर्यवेक्षक होते हैं पर अनुभव अधिक यथार्थ के निकट होता है। काल्पनिक अनुभव इसमें छात्र स्वयं भाग लेकर स्थिति का अनुकरण सिमुलेशन करते हैं। यह अनुभव सीधे अनुभव के सबसे निकट होता है और प्रभाविता सबसे अधिक होती है। एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस में यही ट्रायंगल है। एडगर डेल ऑफ कोन ऑफ एंड एक्सपीरियंस सबसे नीचे वास्तविक कृत्रिम अनुभव रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस, फिर उसके ऊपर आयोजित
उसके बाद आयोजित कृत्रिम अनुभव, फिर उस आयोजित कृत्रिम अनुभव, कंट्रीब्ड एक्सपीरियंस, अभिनय करना, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, प्रदर्श, डिमॉन्स्ट्रेशन, भ्रमण, फील्ड ट्रिप्स, प्रदर्शन सामग्री, एग्जिबिट्स, चलचित्र, मोशन पिक्चर्स, शांत चित्र, स्टिल पिक्चर्स, रेडियो प्रसारण, रेडियो रिकॉर्डिंग, दृश्यात्मक संकेत, विजुअल सिंबल्स, मौखिक संकेत, वर्बल सिंबल्स। ये पूरे एडगर डेल के कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी हम पीछे पढ़े थे। विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टि को प्रभावित करने वाले प्रगामी परिवर्तनों को सही अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए वाइट हॉट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, कंजक्टाइवल जीरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल स्कैरिंग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका तीसरा विकल्प सही है। अनुक्रम सही अनुक्रमिक क्रम में लगाइए तो डी, पहले डी आएगा, सी आएगा, ए, बी, फिर ई। तो डी पहले नाइट ब्लाइंडनेस होगा यानी रतौंधी, फिर कंजक्टाइवल जीरोसिस होगा, उसके बाद वाइट हॉट स्पॉट होगा तीसरे नंबर पे, फिर कॉर्नियल जीरोसिस होगा चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे आएगा कॉर्नियल स्कैरिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टि को प्रभावित करने वाले प्रगामी परिवर्तन सही अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित। डी रतौंधी, यह विटामिन ए की कमी का सबसे प्रारंभिक लक्षण होता है। व्यक्ति को रात या कम रोशनी में देखने में कठिनाई होती है। कंजक्टाइवल जीरोसिस, आँखों की सफ़ेद झिल्ली कंजक्टाइवा सूखी, खुरदरी और चमकहीन हो जाती है। यह पहला संरचनात्मक परिवर्तन है। ये वाइट हॉट स्पॉट, यह झाग जैसे सफ़ेद धब्बे होते हैं जो आँखों के किनारे दिखते हैं। ये जीरोसिस के बाद दिखाई देते हैं। बी कॉर्नियल जीरोसिस, अब कमी गंभीर हो जाती है, कॉर्निया भी सूखा और बेजान हो जाता है। यह दृष्टि को अस्थायी रूप से प्रभावित करने की दिशा में एक खतरनाक स्थिति है। ई कॉर्नियल स्कोरिंग, यदि समय पर उपचार न हो तो कॉर्निया में अस्थायी दाग और घाव पड़ जाते हैं जो अंधत्व का प्रमुख कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 1 रेशो का सूची 2 उनके उत्पादन की प्रक्रिया से मिलान करें। रेशा उत्पादन की प्रक्रिया, इसका क्या सही होगा? इसका ए चौथा सही है। ए का दूसरा, मतलब ए का दूसरे से मिला दो। रेयान का वेट कताई से, वेट स्पिनिंग। बी का तीसरा, लिनन का अपगलन
रेटिंग से मिला दो। सी का चौथे से पॉलिएस्टर मिल्ट कताई मिल्ट स्पिनिंग। डी का पहले से सूत यानी कॉटन सूती गिनिंग कॉटन में ही किया जाता है ओनली। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेयान एक कृत्रिम सेलुलोजिक रेशा है जिसे तरल रसायनों के माध्यम से बनाया जाता है। इसका निर्माण वेट स्पिनिंग पद्धति द्वारा होता है, जहां घोल को रासायनिक स्राव में डालकर रेशा बनाया जाता है। लिनन फ्लेक्स पौधे से प्राप्त होता है। रेशा निकालने के लिए रेशेदार डंठलों को सड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। पॉलिएस्टर एक थर्मोप्लास्टिक कृत्रिम रेशा है जिसे उच्च ताप पर पिघलाकर मेल्ट स्पिनिंग प्रक्रिया से रेशा बनाया जाता है। सूती रेशा कपास के पौधे से प्राप्त होता है। इसमें बीज और रेशा एक साथ होता है, जिसे अलग अलग करने की प्रक्रिया को जिनिंग कहते हैं। गिनिंग। मानव जनन के प्रसव पूर्व अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये सभी अवस्थाएं गर्भावस्था, ब्लास्टोसिस्ट यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन, भ्रूणावस्था, रोपड़। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ये दिया गया है, इसमें सही क्या है? इसमें दिखाया दूसरा से। पहले सी आएगा, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, देन ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। ब्लास्टोसिस्ट पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट होगा। ब्लास्टोसाइट हो गया। तीसरे नंबर पे ई आएगा रोपड़ इम्प्लांटेशन। चौथे पे आएगा निषेचन भ्रूणावस्था, चौथे पे आएगा भ्रूणावस्था। डी पे ही आएगा भ्रूणावस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज। पाँचवें नंबर पे आएगा ए गर्भावस्था फीटल स्टेज। इसका ये दूसरा सही है। एक्सप्लेनेशन। मानव जनन की प्रसव पूर्व अवस्था सही क्रम में व्यवस्थित है इस प्रकार। निषेचन इस चरण में पुरुष शुक्राणु स्पर्म और स्त्री अंडाणु ओवम का संयोग होता है और एक युग्मनज जाइगोट बनता है। यह संपूर्ण गर्भावस्था की शुरुआत। बी ब्लास्टोसिस निषेचन के बाद कोशिका विभाजन होता है और 5वें दिन के आसपास ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जो गर्भावस्था की ओर बढ़ता है। यह एक खोखली तरल भरी हुई संरचना होती है। रोपड़ ब्लास्टोसिस्ट गर्भावस्था की भीतरी दीवार एंडोमेट्रियम में प्रतिष्ठित हो जाता है, जिससे गर्भधारण अस्थायी होता है। यह 6वें से 10वें दिन के बीच होता है। 6ठे से 10वें दिन के। डी भ्रूणावस्था रोपड़ के बाद तीसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक।
8वें सप्ताह तक भ्रूण तेजी से विकसित होता है। इसमें मुख्य अंगों का विकास ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होता है। गर्भावस्था 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक भ्रूण को अब भ्रूण फीटस कहा जाता है। इसमें अंगों का परिपक्वता और वृद्धि होती है। निम्नलिखित पतलून पैंट की शैलियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। कैप्री, बरमूडा, शॉर्ट्स, पेडल पुशर, क्लासिक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका चौथा सही है। चौथा सही है, मतलब पहले आएगा सी, पहले शॉर्ट्स आएगा, देन आएगा बरमूडा, देन पेडल पुशर, चौथे नंबर पे ए कैप्री, 5वें पे क्लासिक। 5वें इसका एक्सप्लेनेशन। पतलून पैंट की शैलियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। शॉर्ट्स, यह सबसे लंबी शॉर्ट्स यह सबसे छोटी लंबाई की पैंट होती है जो आमतौर पर जांघ के ऊपरी हिस्से तक होती है। बरमूडा शॉर्ट से थोड़ी लंबी, ये घुटनों से 1 से 2 इंच ऊपर या ठीक घुटनों तक होती है। पेडल पुशर, ये घुटनों के नीचे से लेकर पिंडली के मध्य तक लंबी होती है। इन्हें साइकिलिंग के दौरान पहना जाता था, इसलिए नाम पेडल पुशर पड़ा। कैफ्री, ये पिंडली से नीचे तक लेकिन टखनों से ऊपर तक आती है। इसे 3 1/4 पैंट्स भी कहा जाता है। क्लासिक, ये पूर्ण लंबाई की पारंपरिक पतलून होती हैं। ये टखनों को ढकती हैं और अक्सर औपचारिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए पहनी जाती हैं। सूची का मिलान। सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में सिद्धांत थ्योरी, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता। सूची 2 में फर्स्ट में दिख रहा है सोवियत कम्युनिस्ट मीडिया सिद्धांत, समाज के उत्थान और राष्ट्रीय विकास में सहायक मीडिया। लिबर्टेरियन इच्छा, स्वतंत्रवादी मीडिया सिद्धांत, मीडिया नियंत्रित। सी का ये सब देखें, इसका आंसर क्या है। नीचे दिए उसका कूट में अध्ययन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका। कूट, सिद्धांत है और यहाँ विशेषता। ए का मिलाया गया सोवियत कम्युनिस्ट मीडिया सिद्धांत को मिलाया गया है। तीसरे से मीडिया सरकार का एक एजेंट है। फिर लिबर्टेरियन इच्छा, स्वतंत्रवादी मीडिया सिद्धांत,
मीडिया स्वतंत्र है और उससे पूरी स्वायत्तता प्राप्त है। चौथे से मिलाया गया। विकास मीडिया सिद्धांत। समाज के उत्थान और राष्ट्रीय विकास में सहायक मीडिया। सत्तावादी अधिकारवादी मीडिया सिद्धांत। मीडिया नियंत्रित है। सत्तावादी से पता चलेगा, अधिकारवादी से मीडिया नियंत्रित है। विकास मीडिया स्वतंत्र सिद्धांत से पता समाज के उत्थान के लिए होगा, राष्ट्रीय विकास में सहायक। लिबर्टेरियन वाले में मीडिया स्वतंत्र है और उसे पूरी स्वायत्तता है। सोवियत कम्युनिस्ट किस्म वाले में मीडिया सरकार का एक एजेंट उसके अंडर में। सोवियत कम्युनिस्ट मीडिया सिद्धांत के अनुसार मीडिया का कार्य सरकारी नीतियों का प्रचार करना और साम्यवादी व्यवस्था को मजबूत करना होता है। अतः मीडिया को सरकार का एक एजेंट माना गया है। लिबर्टेरियन मीडिया सिद्धांत स्वतंत्र प्रेस की वकालत करता है। इसके अंतर्गत मीडिया को सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता और स्वायत्तता दी जाती है ताकि वह स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके। विकास मीडिया सिद्धांत विकासशील देशों में लागू होता है, जहां मीडिया का उद्देश्य होता है राष्ट्रीय विकास, शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देना। सत्तावादी मीडिया सिद्धांत शासकों के अधिकार को सर्वोपरि मानता है। इसमें मीडिया को सख्त सरकारी नियंत्रण में रखा जाता है ताकि विरोध या आलोचना को दबाया जा सके। पुस्तक इन डिफरेंट वॉयस, सोशियोलॉजी, थ्योरी एंड विमेंस डेवलपमेंट का लेखक कौन? इसके लेखक कौन है? कैरोल गिलिगन। पुस्तक इसके लेखक हैं कैरोल गिलिगन और पुस्तक है इन अ डिफरेंट वॉयस, सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमेन्स डेवलपमेंट के लेखक। कैरोल गिलिगन एक प्रमुख अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, नारीवादी और नैतिकता एथिक्स की विदुषी हैं। यह पुस्तक सन 1982 में प्रकाशित हुई थी। इसमें गिलिगन ने मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास पर स्थापित लॉरेंस कोहलबर्ग की विचारधारा की समीक्षा करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि कोहलबर्ग का मॉडल पुलिंग मानसिकता, जस्टिस ओरिएंटेड पर आधारित है, जबकि महिलाओं की नैतिक सोच अधिक देखभाल और संबंध पर आधारित होती है। उन्होंने महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को एथिक्स ऑफ केयर कहा, जिसमें संबंधों, सहानुभूति और जिम्मेदारी प्रमुख भूमिका निभाते हैं और जो पुरुषों की एथिक्स ऑफ जस्टिस से मौलिक रूप से भिन्न है। संधु के विस्तार एक्सटेंशन कार्यक्रम योजना मॉडल के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये पूरा क्रम से लगाना है। तो इसका चौथा सही है। पहले बी योजना प्रक्रिया, पहले प्लानिंग प्रोसेस होगा। फिर ई योजनाबद्ध कार्यक्रम, प्लान्ड प्रोग्राम। तीसरे नंबर पे ए कार्य योजना का विकास और क्रियान्वयन। चौथे नंबर पे सी योजना के लिए संगठन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग 5वें नंबर पे डी, कार्य योजना का मूल्यांकन। इवेल्युएशन सबसे लास्ट में आएगा। इवेल्युएशन ऑफ द प्लान ऑफ वर्क और प्लानिंग प्रोसेस सबसे पहले आएगा। ग्यारह 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2। सॉरी मिस्टेक हो गई। CBEAD, पहले सी आएगा। योजना के लिए संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग। देन योजना प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस। थर्ड नंबर पे योजना, योजनाबद्ध कार्यक्रम, प्लान्ड प्रोग्राम। चौथे नंबर पे एक, कार्य योजना का विकास और क्रियान्वयन। पांचवे पे डी, कार्य योजना का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ द प्लान ऑफ वर्क। टू, संधु के विस्तार एक्सटेंशन कार्यक्रम, योजना मॉडल के चरण सही क्रम में व्यवस्थित। योजना के लिए संगठन, यह पहला चरण होता है जिसमें योजना के लिए संसाधनों, अधिकारियों, किसानों और अन्य हितधारकों को संगठित किया जाता है। यह तैयारी का चरण है। योजना प्रक्रिया, दूसरा चरण। इस चरण में समस्याओं की पहचान करना, जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर समस्याओं की क्या समस्या है बताएंगे, फिर उसकी पहचान करना, लक्ष्यों का निर्धारण करना, क्या लक्ष्य हैं, प्राथमिकताएं क्या क्या प्राथमिकताएं तय करना आदि शामिल होता है। यह रणनीतिक योजना निर्माण का चरण है। योजनाबद्ध कार्यक्रम, योजना प्रक्रिया के बाद एक सुव्यवस्थित दस्तावेजित कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें गतिविधियां, लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम निर्धारित होते हैं। कार्य योजना, उसके बाद कार्य योजना का विकास और क्रियान्वयन। योजनाबद्ध कार्यक्रम को वास्तव में जमीन पर उतारने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है और उसे कार्यान्वित किया जाता है। डी, कार्य योजना का मूल्यांकन, यह अंतिम चरण है जिसमें कार्य योजना की प्रभावशीलता, प्रगति और परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि भविष्य की योजनाएं और बेहतर बनाई जा सके। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के संवेदी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेटिंग परीक्षणों के प्रकार हैं? इसका सीक्वेंस देखना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन। दूसरा सही है, केवल ACD के में ACD में A यानी रैंकिंग टेस्ट, C हिडोनिक रेटिंग टेस्ट और D कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट। निम्नलिखित भोजन के संवेदी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेटिंग परीक्षणों के प्रकार। भोजन के रैंकिंग टेस्ट, इसमें पैनलिस्ट जांचकर्ता दिए गए नमूनों को विशिष्ट गुणों जैसे स्वाद, रंग, बनावट आदि के आधार पर क्रम में
व्यवस्थित करते हैं, जैसे 1 से 5 तक। यह एक रेटिंग टेस्ट है क्योंकि इसमें क्रम या स्कोर शामिल होता है। हीडोनिक रेटिंग टेस्ट, यह सबसे सामान्य रेटिंग परीक्षण है जिसमें पैनलिस्ट किसी भोजन को कितना पसंद या नापसंद करते हैं यह 9 पॉइंट या 7 पॉइंट स्केल पर दर्ज करते हैं, जैसे बहुत पसंद, पसंद नहीं आदि पर। डी कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट, इसमें भोजन के विभिन्न पहलुओं जैसे रंग, बनावट, स्वाद, सुगंध आदि के लिए अलग अलग स्कोर दिए जाते हैं। और फिर कुल स्कोर निकाला जाता है। यह भी स्पष्ट रूप से एक रेटिंग आधारित परीक्षण है। जबकि बी डाइल्यूशन टेस्ट, यह एक डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट है जिसमें यह देखा जाता है कि क्या विशिष्ट स्वाद को किसी मिश्रण में पहचानना संभव है या नहीं। इसका उद्देश्य किसी स्वाद या गंध की सीमा पहचानना है, स्कोरिंग नहीं करना। ट्रायंगल टेस्ट, यह भी एक डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट है जिसमें 3 नमूने दिए जाते हैं, 2 एक जैसे और एक अलग। परीक्षणकर्ता को पहचानना होता है कि कौन सा नमूना भिन्न है। इसमें रेटिंग नहीं दी जाती, केवल पहचान करना होता है। भारतीय संविधान, 13वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत में 5वीं पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक पद प्रदान करता है। पहला 71वां, तीसरा है 73वां संशोधन। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक पद प्रदान करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ ने भारत में तृतीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 पार्ट 9 और अनुसूची 11 शेड्यूल जोड़े गए। इसमें पंचायतों की संरचना, शक्तियां, कार्य, चुनाव, आरक्षण आदि का प्रावधान किया गया है। जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992, यह संशोधन संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या को बढ़ाता है। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह संशोधन त्रिपुरा राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषद के गठन से संबंधित था। 74वां संविधान संशोधन 1992, यह संशोधन नगर पालिका प्रणाली, अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा देता है। इसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम आदि आते हैं। ग्लूकोज के डी नोवो संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तीसरा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या कहलाती है? ग्लूकोज के डी नोवो संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस
ग्लूकोज के डी नोवो संश्लेषण की प्रक्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। मुख्य विशेषताएं। यह प्रक्रिया मुख्यतः यकृत, लीवर और आंशिक रूप से वृक्क किडनी में होती है। इसका उद्देश्य रक्त शर्करा ब्लड ग्लूकोज का स्तर बनाए रखना है, विशेषकर उपवास, फास्टिंग, व्यायाम या भोजन के अभाव में। इसके प्रमुख प्रारंभिक पदार्थ हैं लैक्टेट, ग्लिसरॉल, ग्लूकोजोजेनिक अम्ल जैसे एलानिन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्षति, विकृति, विशेषता और विशेषता से। ये सभी सिंड्रोम है, इससे इसको मैच कराना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर में तीसरा वाला सही है। ये चलिए देखते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे आ गए। क्षतिवृक्क विशेषताएं विशेषता क्या है? ए, डाउन सिंड्रोम को 2 से मैच करा दिया गया। ट्राइसोमी 21 विशेषता। स्पाइना बाइफिडा रीढ़ रज्जु के जन्मजात दोष, स्पाइना बाइफिडा। एम्ब्लायोपिया नेत्र का पेशीय विकार होता है। नेत्र के पेशीय विकार को किस नाम से जानते हैं? एम्ब्लायोपिया। रीढ़ रज्जु के नवजात दोष को स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। स्पॉस्टिक क्वाड्रिप्लेजिक को सेरिब्रम पॉल्सी कहते हैं। ए, डाउन सिंड्रोम एक्सप्लेनेशन। एक जीन संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति के 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है। ट्राइसोमी 21। इसके कारण मानसिक मंदता, विशिष्ट चेहरे की बनावट और विकास में देरी होती है। स्पाइना बाइफिडा एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसमें भ्रूण के विकास के दौरान रीढ़ की हड्डी और उसकी झिल्ली पूरी तरह से बंद नहीं होती है, जिससे नवजात विकृत होती है। एम्ब्लायोपिया, इसे लेजी आई भी कहते हैं, यह एक दृष्टि विकार है जिसमें नेत्र की मांसपेशियां ठीक से कार्य नहीं करती हैं और एक आंख का दृष्टि विकास रुक जाता है। सेरिब्रल पॉल्सी, यह एक न्यूरोमस्कुलर विकार है जिसमें मस्तिष्क की चोट के कारण मांसपेशियों की स्पॉस्टिसिटी अत्यधिक कड़ापन हो जाती है। क्वाड्रिप्लेजिक रूप में यह शरीर के दोनों हाथ पैर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।